जय हिंद टू ऑल माय रिस्पेक्टेड एस्पिरेंट्स। मैं करुण, आप सभी का करुण क्लासेस के माध्यम से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, हमारी 3 श्रृंखला चल रही हैं। एक जिसमें हम उत्तराखंड का इतिहास पे चर्चा कर रहे हैं और दूसरी जो हमारी उत्तराखंड की जो करंट बुक है, हमारी ईयर बुक है 2024 की, उस पे हम चर्चा कर रहे हैं। और तीसरा हमारा जो मंदिर शैली है, उस पे हम चर्चा कर रहे हैं। तो फिलहाल अभी हम देखेंगे जो हम ऐतिहासिक पहलू देख रहे हैं उत्तराखंड का, जिसकी शुरुआत हमने चंदवंश से कर रखी है, उसी में हम चर्चा करेंगे, राइट। तो आज लेक्चर 12 है और जिसमें हम देखेंगे ज्ञानचंद और उद्योगचंद के बारे में। और आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों के साथ कुछ साझा करना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पर ये नाम आ रहा है ज्ञानचंद का। और ज्ञानचंद के बारे में अगर आप देखेंगे, मेरे प्रीवियस वीडियोस को फॉलो करेंगे इसी श्रृंखला में, तो ज्ञानचंद के बारे में मैंने कहा था, ये ज्ञानचंद है। जो पहले नाम आया था वो फिरोज शाह तुगलक का समकालीन था। और फिरोज शाह तुगलक का अगर मैं समयकाल देखूं तो 1351 से लेकर 1388। और यहीं से मुझे पता चल रहा है कि ये वाला ज्ञानचंद कहीं ना कहीं 14th सेंचुरी में, 14वीं शताब्दी में एक्टिव था, राइट। पर अभी जो ज्ञानचंद आएगा, जो भी हम देखेंगे उद्योग चंद के बाद, जो अब आज का जो ज्ञानचंद आएगा, ये ज्ञानचंद सेकंड आप कह सकते हैं इसे, क्योंकि ये समकालीन दिखेगा आपको औरंगजेब के। औरंगजेब के ये समकालीन दिखेगा। और औरंगजेब का हमें जो समय काल पता है वो है 1656 से लेकर 1707। तो उस हिसाब से हम कह सकते हैं ये वाला ज्ञानचंद जो है, ये आपकी 17वीं शताब्दी में एक्टिव है। तो आप डिफरेंस देख पा रहे होंगे, 14वीं से 17वीं शताब्दी, यानी कि लगभग 300 सालों का डिफरेंस है, राइट। तो इसलिए आप कंफ्यूज ना हो। और ये भी याद रखिएगा, जो फिरोज शाह तुगलक के समकालीन जो ज्ञानचंद है, इन्हीं को गरुड़ की उपाधि दी गई थी। गरुड़ की उपाधि दी गई थी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। तो इसीलिए जो पहले वाले ज्ञानचंद आपको दिख रहे हैं, जो 14वीं शताब्दी के हैं, इन्हीं को कहा जाता था गरुड़ ज्ञानचंद। आइए अब आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम उद्योग चंद से शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे इनका जो समय काल है वो 1678 से 1698 है। तो यहाँ से हमें क्या समझ में आ रहा है, एक सेकेंड, यहाँ से हमें ये समझ में आ रहा है कि ये जो समकालीन है, ये किसके समकालीन है, ये है आपके औरंगजेब के समकालीन है। कौन है? उद्योग चंद। तो आइए देखते हैं कि जो आपके बाज बहादुर चंद हैं, जो मैंने इसके प्रीवियस जो वीडियो बनाया है वो बाज बहादुर चंद पे ही बनाया है। तो यहाँ पे लिखा है कि बाज बहादुर चंद जो है, उनकी जो मृत्यु होती है, उनकी जो डेथ होती है, वो 1678 में हो गई है। और उसके बाद उनका जो सबसे बड़ा पुत्र है, जिसका नाम है उद्योग चंद, वो गद्दी पे बैठता है, ठीक है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि जो भारती चंद है, भारती चंद के बाद ये दूसरा शासक बनता है। कौन दूसरा शासक कौन बनता है? उद्योग चंद, जो कहीं न कहीं पश्चिमी नेपाल, जिसे हम डोटी भी कहते हैं, वो वाला क्षेत्र, वहाँ पर आक्रमण करने वाला दूसरा शासक बनता है। तो आइए एक बार इस पे चर्चा कर लेते हैं। देखिए, अभी मैंने बताया आपको कि जो उद्योग चंद है, उद्योग चंद है, ये बनता है दूसरा शासक बनता है, जो पश्चिमी नेपाल यानी कि डोटी वाले क्षेत्र में आक्रमण करता है। यानी कि पहला कौन बनता है? पहला बनता है भारती चंद। अब ये भारती चंद कौन है? अगर आपको याद हो, मैंने आपको बताया था, जैसे एक श्रृंखला मैंने बताई थी आपको ज्ञानचंद के बारे में। अब अभी हमने देखा था, जिनको गरुड़ ज्ञानचंद भी कहा गया है, और जो फिरोज शाह तुगलक के समकालीन थे। इन्हीं के बाद हमने देखा श्रृंखला में विक्रमचंद आते हैं, फिर धर्मचंद आते हैं। और एक बार देख लेते हैं, ज्ञानचंद के बाद कौन आया? विक्रमचंद। और विक्रमचंद जो हैं, ये वही हैं जिन्होंने जो बालेश्वर मंदिर है चंपावत का, बालेश्वर टेम्पल, जो लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है, उसको ये रिस्टोर करते हैं, पुनः निर्माण करते हैं इसका। कौन? विक्रमचंद। विक्रमचंद के बाद हमें देखते हैं धर्मचंद, और फिर हमें देखते हैं भारती चंद। भारती चंद। और भारती चंद का जो समयकाल माना जाता है वो 1437 से लेकर 77 का माना जाता है। अर्थात जो हमारे भारती चंद हैं, ये सैयद वंश, क्योंकि आप सभी जानते हैं दिल्ली में सैयद वंश ने भी शासन किया था, तो उनके समकालीन ये माने जाते हैं। तो एक बार सैयद वंश की भी चर्चा कर लेते हैं। जो सैयद वंश था दिल्ली में, वो 1414 से लेकर 1451 तक एक्टिव था। फिर आपके लोधी वंश आ गया था। और शुरुआत हम देखते हैं 1414 में, जो सैयद वंश की शुरुआत की गई थी, वो खिज्र खान के द्वारा की गई थी। खिज्र खान के द्वारा शुरुआत की गई थी। फिर आपका मुबारक शाह आया था। मुबारक शाह आया था, जिसका समकालीन माना जाता है 1421 से लेकर 1434 तक माना जाता है। फिर आपके मोहम्मद शाह आते हैं, जो 1434 से लेकर 1445 तक शासन में बैठते हैं। फिर अंत में हमें दिखता है ये अलाउद्दीन अलाउद्दीन शाह आता है गद्दी पे, जो 1445 से 1451, 51। उसके बाद हम सभी जानते हैं लोधी वंश आ जाता है। तो यहाँ से देखिए क्या है कि हमें पता चल रहा है कि जो हमारा भारती चंद है, वो कहीं न कहीं उसने सैयदों का वंश भी देखा है,
और कहीं न कहीं उसने जो सैयदों के बाद जो लोधी आए हैं, उनका भी वंश उसने देखा है, राइट? तो ये भारती चंद पहला बना था, पहला शासक जिसने कहीं न कहीं डोटी वाला क्षेत्र जो है, जो पश्चिमी नेपाल वाला क्षेत्र है, उस पे आक्रमण किया था। पहला ये बना था, पूरी स्टोरी आप देख लीजिएगा, भारती चंद वाले पे आप देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगी। उसके पश्चात हमें दिखता है जो दूसरा शासक बनता है, वो बनता है आपका उद्योग चंद, राइट? तो इसीलिए याद रखिएगा, ये एक प्रश्न बन सकता है आपका दूसरा शासक, ठीक है? और पहला कौन था? भारती चंद। और यहाँ पर हम देखेंगे हमला किया और ग्रीष्मकालीन यानी कि जो समर कैपिटल थी, अजमेरगढ़ पे कब्जा किया। जो वो डोटियों की जो समर कैपिटल थी अजमेरगढ़, उस पे भी कब्जा किया किसने? आपके उद्योग चंद ने। और उद्योग चंद्र से संबंधित हमें काफ़ी कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं, ताम्रपत्र मिलते हैं, राइट? इसीलिए हमें इनके बारे में काफ़ी डेटा मिल जाता है उद्योग चंद के बारे में। जैसे एक बड़ी प्रसिद्ध एक कथा है, एक स्टोरी है फेमस, जैसे कि आप पहले स्लाइड में देखिएगा। स्लाइड में आपको माँ-बेटे का संबंध दिखाया जा रहा है। तो कहा जाता है कि जो हमारे उद्योग चंद हैं, उनको एक इनके पालने वाली माँ है। मैं कह रहा हूँ पालने वाली माँ, यानी कि जन्म देने वाली माँ नहीं, पालने वाली माँ। पालने वाली माँ इनकी बीमार पड़ जाती है, तो उसको बचाने के लिए ये कहीं न कहीं एक जो आपका दिल्ली में सबसे बड़ा जो वैद्य था उसको बुलाया जाता है, राइट? अब वो वैद्य का नाम जो है वो स्पष्ट नहीं है, इसलिए यहाँ पर आपको ना ही अजय रावत जी की किताब में हमें उस वैद्य का नाम मिलता है और ना ही मैं प्रयास कर रहा हूँ उस वैद्य का नाम देने का। तो परंतु ये हमें समझ में आता है कि कहीं न कहीं जो उद्योग चंद हैं, उन्होंने दिल्ली से वैद्य को बुलाया गया अपनी माँ को ठीक करने के लिए, और कहीं न कहीं वैद्य जो हैं वो सफल होते हैं इनकी माँ का इलाज करने में, और खुश होकर जो उद्योग चंद हैं, जो वैद्य है उसको पूरा का पूरा एक भूमि दान पे कर देते हैं। और मैंने ऑलरेडी आपको बताया है, जब भूमि दान पे की जाती थी, तो वहाँ पर कहीं न कहीं उसी से जुड़ा हुआ एक कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन भी हमें मिल जाता था। कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन यानी कि ताम्रपत्र मिल जाता था, और वहीं से हमें इनके बारे में जानकारी मिलती है। तो ये जो कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन, ये जो ताम्रपत्र है, ये एक बरम गांव है, ये आपको दिख रहा होगा बरम गांव, जो आपको मुवानी पिथौरागढ़ के एरिया में पड़ता है, इस मार्ग में पड़ता है। तो ये बरम जो भूमि माफ कीजिएगा, बरम जो ये गांव है, ठीक है, ये बरम गांव में ये भूमि अनुदान की गई थी उदयोग चंद के द्वारा, किसको? उसी वैद्य को जिन्होंने इनकी माँ का इलाज किया था, राइट? और यहाँ से हमें ये भी पता चलता है, तो माफ कीजिएगा, हमें ये भी पता चलता है कि कहीं न कहीं जो हमारे उद्योग चंद हैं, उनके अंदर जो मानवीय दृष्टिकोण है, वो हमें दिखता है, राइट? देखिए, राजा के अंदर एक मानवीय दृष्टिकोण होना बहुत ज़रूरी होता है। एक ह्यूमन डिग्निटी को मेंटेन करने वाली बात ज़रूर होनी चाहिए, तभी इस शासक के अंदर, जिसके अंदर मानवीय दृष्टिकोण होता है, तो उसकी प्रजा जो होती है, वो खुश रहती है, ठीक है? तो ये पालक माँ वाली मैंने आपको बात बता दी है। तो इस तरह से आपका प्रश्न यहाँ से बन सकता है, बहुत इम्पोर्टेंट है, कि कौन-सा शासक था जिसने अपनी माँ को बचाने के लिए दिल्ली से वैद्य बुलाया, ठीक है? और कहीं न कहीं पूरा का पूरा एक गाँव उसको समर्पित किया है, बरम करके, और कहीं न कहीं इससे संबंधित हमें ताम्रपत्र मिलता है, तो ये डेटा कहीं न कहीं ऑथेंटिक माना जा सकता है, राइट? आगे देखते हैं, फिर अपने समय में जितना वो आगे बढ़ते रहे शासन काल में, कौन? हमारे उदयोग चंद। तो कहीं न कहीं हमें दिखता है वो आगे गढ़वाल में भी आक्रमण करेंगे, ठीक है? क्योंकि हो क्या रहा था कि जब वो शासन में आए थे, तो एक तरह की कॉन्स्पिरेसी यानी कि षड्यंत्र रचा जा रहा था, मेदिनी शाह के द्वारा। मेदिनी शाह जो एक गढ़वाल का, एक तरह से मैं राजा, मतलब औपचारिक रूप से राजा बोलना तो ठीक नहीं होगा, क्योंकि जो मेदिनी शाह हैं, ये पुत्र हैं पृथ्वीपत शाह के। पृथ्वीपत शाह के ये पुत्र हैं, और पृथ्वीपत शाह कौन है? ये गढ़वाल के राजा हैं, पर मेदिनी शाह कुछ गलत काम कर देता है, तो इसीलिए पृथ्वीपत शाह क्या करते हैं? मेदिनी शाह को देश निकाला कर देते हैं। तो इसीलिए औपचारिक रूप से मेदिनी शाह को अभी राजा कहना ठीक नहीं होगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे जो मेदिनी शाह है, वो कहीं न कहीं देवपाल, देवपाल कौन है? ये डोटी का राजा है, और डोटी कौन-सा ये क्षेत्र है? ये पश्चिम नेपाल का क्षेत्र होता है, ठीक है? पश्चिम नेपाल को उस समय कुमाऊँ वाले क्षेत्र में डोटी कहा जाता था, राइट? तो कहीं न कहीं जो मेदिनी शाह है और देवपाल जो है, वो मिलके कहीं न कहीं एक सेना बना रहे हैं, टीम बना रहे हैं, जो कहीं न कहीं खतरे की बात थी, किसके लिए? ये खतरे की बात थी आपके उद्योग चंद के लिए। और कहीं न कहीं इस गठबंधन से, मेदिनी शाह और देवपाल के बीच जो गठबंधन बन रहा है, इससे कहीं न कहीं चिंतित और भयभीत हुए, कौन? उद्योग चंद। वो इससे भयभीत थे। ये देखिए, ये बात लिखी है ना, वो इससे भयभीत थे, यानी कि कौन भयभीत थे? उद्योग चंद। किसके गठबंधन से? मेदिनी शाह और देवपाल के। अच्छा, इसमें हमें आगे क्या दिखता है? उन दिनों कुमाऊँ में नेपाल को डोटी के नाम से जाना जाता था, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको, और सीरा के मल्ल साम्राज्य को
वली डोटी कहा जाता था। देखिए सीरा और सोर मैंने आपको बताया है, जैसे अगर आज के समय में मैं बात करूँ, जैसे सोर कहा जाता है कि जो पिथौरागढ़ है उस समय उसको सोर कहा जाता था, पिथौरागढ़ को। और जो सीरा वाला क्षेत्र है, वो आजकल का डीडी हाट वाला क्षेत्र है, डीडी हाट। और डीडी हाट को अगर हम ध्यान से देखें, ये हमें नेपाल सीमा से ज़्यादा जुड़ा हुआ दिखता है। तो सीरा और सोर आपने याद रखना। तो सीरा पे कहीं न कहीं कब्ज़ा था डोटी शासकों का, और डोटी लोगों ने यानी कि नेपाली लोगों ने यहाँ पर एक साम्राज्य बना के रखा हुआ था, और उसको साम्राज्य को कहा जाता था वली डोटी। क्या कहा जाता था? वली डोटी। तो यहाँ से हमें क्या समझ में आया? जैसे कि अगर मानते हैं मैं नेपाल बना दूँ, तो नेपाल का ये पश्चिमी क्षेत्र जो कहीं न कहीं किससे बाउंड्री शेयर करता है? कुमाऊँ से। कुमाऊँ से, के मतलब कुमाऊँ से। तो यहाँ पर ये क्षेत्र है, ये वाला, इसको आप मान सकते हैं, ये वाला जो मैं बना रहा हूँ। तो यहाँ पर जो साम्राज्य था वो वली डोटी था, और यहाँ पर जो राज करने वाले लोग थे वो डोटी लोग थे, यानी कि नेपाली लोग थे, ठीक है? आगे देखते हैं, जो मल्ल राजा देवपाल है। अब मल्ल राजा आप समझ गए होंगे, जो वली डोटी पे शासन कर रहा है। तो मल्ल राजा जो देवपाल है, ये ने चंद वंश को पुरानी राजधानी चंपावत पर कब्जा कर लिया। अब आप सभी जानते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था, कि जिस तरह से हमें पता चलता है कि जो पहली राजधानी जो बनता है कुमाऊँ वंश का, वो बनता है जिसे हम राजबुंगा भी कहते हैं, राजबुंगा, यानी कि पुराना नाम है किसका? चंपावत का। और मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, किसी किताब में लिखा है कि चंपावत को पुराना राजबुंगा कहते थे, और कहीं पर बताया गया है कि चंपावत का एक भाग था राजबुंगा, राइट? हालाँकि वो इम्पोर्टेंट नहीं है, हमें ये याद रखना है कि जो देवपाल हैं, वो कहीं न कहीं जो पुरानी राजधानी है आपकी चंदो की, जिसका नाम है चंपावत या राजबुंगा, उस पे कब्ज़ा कर लेता है। और पुरानी से नई राजधानी कब बनती है? मैंने बताया है, सेकंड पानीपत का युद्ध, द्वितीय पानीपत का युद्ध कब हुआ था? 1556 में। अगर आप इसमें 7 वर्ष जोड़ देते हैं, तो क्या निकल के आता है? क्या निकल के आता है? 1563। तो यहाँ पर अल्मोड़ा राजधानी बनाई गई थी, राइट? तो 1563 से जो चंदो की जो दूसरी राजधानी बनी है, वो बनी है अल्मोड़ा। तो पहली राजधानी पे कब्ज़ा कर लेता है कौन? आपका देवपाल। और गढ़वाल का जो राजा है, मेदिनी शाह ने द्रोणगिरी और द्वाराहाट पर हमला कर दिया। मैंने जैसे आपको बोला ही था कि कहीं न कहीं जो उद्योग चंद चिंतित था गठबंधन से, देवपाल और मेदिनी शाह के, तो वो चिंता उसकी बिल्कुल जेन्युइन थी, क्योंकि हमें आगे दिख ही रहा है कि आक्रमण हो रहा है और किस तरह से कब्ज़ा किया जा रहा है, ठीक है? तो आपसे पूछा जा सकता है कि द्वाराहाट पे आक्रमण करने वाला कौन था? तो यहाँ पर आप मेदिनी शाह लिख सकते हैं, द्रोणगिरी पे भी, ठीक है? अब आगे है, यह संभव है कि उद्योग चंद जो है, अब देखिए संभवता वाली बात बताई जा रही है, क्योंकि जब हमें कोई भी आर्कियोलॉजिकल सोर्स मिलते हैं या हमें कोई भी ताम्रपत्र मिलता है, तो कभी-कभी उसमें कुछ बातें जो होती हैं स्पष्ट नहीं होती है, इसीलिए एक एक संभावना जताई जाती है। तो यहाँ पे लिखा गया है, यह संभव है कि उद्योग चंद को युद्ध के मैदान में डोटी राजा का सामना करना पड़ा होगा, लेकिन गढ़वाल के साथ कोई विवाद नहीं रहा, क्योंकि मेदिनी शाह ने कभी भी गढ़वाल पर शासन नहीं किया। देखिए ऐसा है, जो मेदिनी शाह था, जैसे मैंने आपको बताया था, मेदिनी शाह किसका पुत्र है? मेदिनी शाह जो है वो पुत्र है पृथ्वीपत शाह का, पृथ्वीपत शाह का। और मैंने बताया था कि पृथ्वीपत शाह ने मेदिनी शाह के जो एक आदतें थी, जो गलत आदतें थी, उसकी वजह से मेदिनी शाह को निकाला गया था। तो जो पृथ्वीपत शाह था वो एक अच्छा राजा था। तो अगर जो उद्योग चंद की, अगर उद्योग, यहाँ पर हम उद्योग चंद लिखते हैं, उद्योग चंद की अगर लड़ाई मेदिनी शाह से हो रही है, तो इसको ये नहीं माना जा सकता कि ये लड़ाई एक गढ़वाल के राजा के साथ हो रही है, क्योंकि मेदिनी शाह का गढ़वाल के राजा से कोई अभी संबंध नहीं है। क्योंकि गढ़वाल का राजा कौन है? वो है आपका मेदिनी शाह। तो यानी कि अगर मेदिनी शाह से लड़ाई हो रही है, तो इसका अर्थ ये नहीं लगाया जा सकता है कि ये जो लड़ाई हो रही है वो गढ़वाल और कुमाऊँ के बीच हो रही है, ठीक है? और अगर जो है, अगर मानते हैं कि उद्योग चंद अगर मेदिनी शाह को हराता, तो फिर कहीं न कहीं उद्योग चंद जो है गढ़वाल का राजा बनता। तो ऐसा गढ़वाल के इतिहास में हमें कहीं नहीं दिखता है कि जो उद्योग चंद है वो गढ़वाल का राजा बना है, ठीक है? और यहाँ पर भी क्या लिखा है, क्योंकि मेदिनी शाह ने कभी भी गढ़वाल पर शासन नहीं किया था। तो जब गढ़वाल पर उसने शासन ही नहीं किया है, तो यानी कि हम कह सकते हैं गढ़वाल से कहीं न कहीं कुछ संबंध हमारे ठीक होंगे, राइट? ये संभावित हमें दिखता है। ये देखिए, ये मैंने बात बताई है, मेदिनी शाह के जो पिता हैं वो है पृथ्वीपत शाह ने उन्हें विश्वासघात के कारण गढ़वाल से निर्वासित कर दिया था। किसको? मेदिनी शाह को, जिसके विवरण हमें कहाँ मिलता है? गढ़वाल के परमार राजवंश अध्याय में दिया गया है। क्योंकि हम जानते हैं इतिहास जानने का अलग-अलग तरीका है कुमाऊँ गढ़वाल का। तो गढ़वाल का जो परमार का जो राजवंश है, उसमें जो पुस्तकें जो इतिहास लिखा गया है, उसमें कहीं न कहीं हमें पता चलता है कि जो पृथ्वीपत शाह हैं, उन्होंने अपने पुत्र को जो कि है मेदिनी शाह को, एक विश्वासघात के कारण निकाला है। आगे देखते हैं, इसके अलावा कुमाऊँ और गढ़वाल राजाओं के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध थे, ठीक है? अब कैसे थे, ये आप पिक्चर देखिए, ये नैनीताल का, और मैं बोलूँगा नैनीताल तो जैसे कुमाऊँ में आता है, नैनीताल गढ़वाल में एक बड़े प्रेम पूर्वक एक फेस्टिवल मनाया जाता है, एक
एक समारोह मनाया जाता है जिसे हम नंदा देवी का मेला कहते हैं। जैसे कि आप ये देख पा रहे होंगे पिक्चर में, ये नंदा देवी हैं, माँ नंदा, माँ सुनंदा देवी जी, उनके उपलक्ष्य में ये भव्य आयोजन किया जाता है जो कुमाऊँ और गढ़वाल दोनों में किया जाता है, राइट? तो ये एक सबसे बढ़िया एक स्पेसिमेन है, एक साक्ष्य है जो ये दर्शाता है कि कुमाऊँ और गढ़वाल में जो है एक एक सौहार्दपूर्ण संबंध थे, राइट? और आज भी आप देखेंगे वर्तमान में भी ये बड़ा भव्य आयोजन किया जाता है। अधिकतम ये सितंबर माह के समय पर ये सालाना मनाया जाता है, ठीक है? तो ये बात यहाँ पर भी उठाई है। तो इस तरह से जो हमारे इतिहासकार हैं, जो रिसर्चर हैं, वो ये अपनी बात को जस्टिफाई करना चाह रहे हैं कि जो कुमाऊँ और गढ़वाल के जो संबंध हैं, वो कहीं न कहीं सौहार्दपूर्ण हैं, ठीक है? अब हम बात करेंगे ज्ञानचंद की। तो ये जितना भी हमने पढ़ा है, ये उद्योग चंद के बारे में पढ़ा है, तो आप अभी हम देखेंगे ज्ञानचंद के बारे में। और याद रखेंगे ज्ञानचंद ये कौन-सा वाला है, ये फिरोज शाह तुगलक के समकालीन नहीं है। ये ज्ञानचंद जो है, ये औरंगज़ेब के समकालीन है, राइट? तो आइए यहाँ पर आप एक ये देख पा रहे होंगे, एक हमें ऋषि दिखते हैं, साधु दिखते हैं। तो ये क्यों है? देखिए, उद्योग चंद जो है, जो भी जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे, उसका रुझान क्या हुआ, धीरे-धीरे वो धार्मिक बनता रहा, राइट? जैसे आप जानते ही हैं, कभी-कभी हमारे जीवन में कुछ परिवर्तन होने लगते हैं, वो ज़्यादातर आंतरिक होते हैं क्योंकि धर्म तो आंतरिक अ, परिप्रेक्ष्य ही जुड़ा हुआ है, क्योंकि धर्म अंतरात्मा से ही जुड़ा हुआ है, राइट? तो यही उद्योग चंद के साथ में भी हुआ था। धीरे-धीरे वो एक धार्मिक प्रवृत्ति का होने लगा था बहुत ज़्यादा, और अपने जीवन के उत्तरार्ध में प्राकृतिक पूजा की ओर मुड़ गया। यानी कि वो कहीं न कहीं नेचुरल जो हमारी फोर्सेज़ होती हैं, उसके प्रति उसका क्या हुआ, जागरूकता जागी। तो उसने ऐसे ही जब लोगों के लाभ के लिए उसने क्या किया, और पक्षी जीवन को बढ़ावा देने के लिए उसने राज्य में विभिन्न हिस्सों में सड़कों के किनारे सार्वजनिक उद्यान और बाग लगाए। किसने? हमारे उद्योग चंद ने। जैसे इसमें बड़ा प्रसिद्ध है कि जो कोटा भाबर है हमारा, उसमें कहीं न कहीं आम के बगीचे लगाने वाला कौन है? आपका उद्योग चंद। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? क्योंकि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में भी बताया कि ज़्यादातर मंदिर परिसर से जुड़े हुए जितने भी गार्डन हमें दिखते हैं, वहाँ पर हम लक्ष्मीचंद को ज़िम्मेदार मानते हैं। वैसे ही जो आपके आम के बगीचे हमें दिखते हैं कोटा भाबर में, इसके लिए ज़िम्मेदार माना जाता है ज्ञानचंद को, राइट? माफ़ कीजिएगा, उद्योग चंद को, राइट? और उद्योग चंद को अपनी मृत्यु का पूर्वाभास हो गया था, क्योंकि मैंने कहा था ये काफ़ी आध्यात्मिक हो गया था। तो जब अध्यात्म से आप परिपूर्ण हो जाते हैं, तो कहीं न कहीं आपको एक पूर्वाभास होने लगता है कि आपकी मृत्यु निकट है। तो उस समय हमें दिखता है कि जो उद्योग चंद है, वो अपने जीवन के अंतिम वर्षों में वैरागी का जीवन व्यतीत करने लगा। तो इसीलिए मैंने ये एक तरह से वैरागी का जीवन आपको दिखाने का प्रयास किया है। तो वैरागी का जीवन अंत समय पर किसने अपनाया? वो है आपका उद्योग चंद। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आगे देखते हैं, फिर अपने बेटे, अपने जो ज्येष्ठ पुत्र है उसका ज्ञानचंद को वो सिंहासन सौंप कर त्याग कर देते हैं, ठीक है? और सत्ता के आने के बाद जो ज्ञानचंद है, उसका जो पहला ताम्रपत्र हमें मिलता है, वो 1698 का मिलता है, ठीक है? उन्होंने अपने निधन तक, यानी कि उन्होंने अपने निधन तक यानी कि 1708 तक शासन किया, ठीक है? याद रखेंगे कि अगर यहाँ से हम देखें तो आपको एक पिक्चर दिख रही होगी। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, मैं ये हिस्ट्री आपको लिंकिंग पैटर्न से पढ़ा रहा हूँ। तो ये है आपका बीबी का मकबरा, बीबी का मकबरा। ये कहाँ है स्थित? ये औरंगाबाद में स्थित है। औरंगाबाद कहाँ है? ये आपका महाराष्ट्र में है। किसके द्वारा ये बनाया गया था? ये बनाया गया था औरंगज़ेब के द्वारा। औरंगज़ेब, और इसे कमीशन कब किया किया गया था? ये जो कमीशन हुआ था, ये 1660 में हुआ था। कमीशन मतलब कि औरंगज़ेब ने इसमें औपचारिक रूप से सहमति दी थी, और ये कहा जाता है इसको बनने में 7-8 साल लगे। तो हम कह सकते हैं 1668 या 69 में ये पूरा बन के तैयार हुआ। और औरंगज़ेब ने ये अपनी जो वाइफ़ है, उनकी वाइफ़ हैं जिनका नाम है दिलरास बानो बेगम, दिलरास दिलरास बानो बेगम, उनके नाम पे ये बीबी का मकबरा बनाया था, राइट? तो इस तरह से डेटा आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि 1707 में हम सभी जानते हैं औरंगज़ेब की भी मृत्यु होती है, और औरंगज़ेब की मृत्यु के 1 वर्ष बाद हमारा ज्ञानचंद की भी मृत्यु हमें दिखेगी, राइट? ज्ञानचंद्र ने 1707 ईस्वी में डूटी के राजा को हराया। यानी कि ज्ञानचंद भी कहीं न कहीं डूटी के राजा से लड़ा है, यानी कि नेपाल के शासक से लड़ा है, और उन्हें शासन के दौरान कुमाऊँ और गढ़वाल के जागीरदारों के बीच कुछ सीमा विवाद हुआ। देखिए, मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा था, अगर आप मेरे स्टार्टिंग लेक्चर फॉलो कर रहे हैं, तो मैंने आपको बताया था एक राजा होता था, और राजा ने क्या किया था, उसके नीचे जो मंत्री होते थे, मंत्री को सैलरी तो ऐसी मिलती नहीं थी, पर मंत्रियों को वो क्या देता था, ज़मीनें दे देता था, ठीक है? मंत्रियों को ज़मीनें, और मंत्री से ये भी ज़िम्मेदारी थी कि मंत्री जब भी राजा पे आक्रमण होगा, तो मंत्री क्या करेंगे, ये जो ज़मीन है उसमें ज़मीन के आधार पर सेना स्थापित करेंगे,
और जब भी राजा पे आक्रमण होगा तो मंत्रियों की ज़िम्मेदारी होगी कि वो जो सेना है वो राजा के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। पर समस्या ये थी कि मंत्री तो राजा के कार्य में या शासन प्रशासन में बिज़ी रहते थे, तो मंत्री क्या करते थे, ये ज़मीनें ज़मींदारों को दे देते थे। और ज़मींदार को फ़ायदा ये होता था कि उसे एक तरह से कमीशन मिलता था और ज़मींदारों के नीचे किसान होते थे। जब वो लड़ाई नहीं हो रही तो किसान हैं और जब लड़ाई होती थी वो सैनिक बन जाते थे। तो इसी तरह से हमें दिखता है कि ज़मींदारों का अपने क्षेत्र में, मानते हैं ये एक क्षेत्र है, ज़मींदारों का अपने क्षेत्र में काफ़ी वर्चस्व हुआ करता था क्योंकि जो किसान वर्ग है वो तो ज़मींदार को ही अपना माई-बाप समझता था, अपना शासक समझता था, ठीक है? तो हुआ क्या कि हमें दिखता है कि जो लड़ाई है, जब राजा हमारा ज्ञानचंद है, ज्ञानचंद कौन-सा जो औरंगज़ेब के समकालीन है, तो उस समय जो ज्ञानचंद के ज़मींदार हैं और वैसे ही हमारे गढ़वाल के राजा के भी ज़मींदार होंगे, तो उन ज़मींदारों के बीच आपस में हमें लड़ाई दिखती है, ठीक है? ये ज़मींदार गढ़वाल के मान लेते हैं, ये हमारे गढ़वाल के। तो यहाँ पर गढ़वाल और कुमाऊँ के ज़मींदारों के बीच हमें दिख रहा है कि कुछ लड़ाई दिखी हमें, किसके दौरान? ज्ञानचंद के दौरान, ठीक है? तो ये बात हमें पता चल रही है। आगे देखते हैं, ज्ञानचंद्र ने अपने पिता की तरह धार्मिक राजा था। ऑब्वियसली अब हम देख रहे हैं जैसे हमने देखा कि किस तरह से उद्योग चंद के अंदर एक धार्मिक भावना आई थी और अंत में उन्होंने अपने आप को वैरागी घोषित कर दिया था। वैसे ही ज्ञानचंद भी काफ़ी धार्मिक हमें दिखे। अपने शासनकाल के दौरान उन्होंने देश के विभिन्न हिस्सों में धार्मिक नेताओं का आमंत्रण किया और उनका सम्मान किया, ठीक है? आपसे क्वेश्चन बन सकता है किस मुगल शासक ने देश भर के धार्मिक जो लोग हैं उनको आमंत्रित किया और उनका सम्मान किया? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ज्ञानचंद्र। कौन-सा वाला? दूसरा वाला। आगे देखते हैं, ज्ञानचंद्र ने सोर मतलब आपका पिथौरागढ़, सीरा मतलब डीडीहाट में कई मंदिरों का निर्माण कराया और इन मंदिरों को देवल या द्योल के नाम से जाना जाता था। देवल या द्योल, जैसे कि अगर आपको याद हो मैंने जब आपको रुद्रचंद पढ़ाया था इससे पहले वाला, तो रुद्रचंद में आपने माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर अगर मैं रुद्रचंद मैंने गलत बोला है, बाज बहादुर चंद। बाज बहादुर चंद मैंने आपको पढ़ाया है। बाज बहादुर चंद में अगर मैं आपको याद हो तो मैंने आपको एक मंदिर के बारे में बताया था जो है एक हथिया देवल। तो एक हथिया देवल बाज बहादुर चंद जो है उनके समय काल में बना था। तो यहाँ पर देखिए ये जो पिक्चर है, ये एक हथिया देवल से ही संबंधित है। क्या लिखा है? एक हाथ और एक रात को बना मंदिर। यानी कि इसको बनाने वाले का एक हाथ था और उसने एक रात में ही पूरे के पूरे जो ये चट्टान है, उसको तराश दिया। ठीक है? और एक हथिया देवल ये कहाँ पर स्थित है? थल, जो कि पिथौरागढ़ जनपद में पड़ता है। एक ऐसा मंदिर जहाँ पूजा करना आपको पड़ सकता है भारी। ये ऐसा मंदिर है जहाँ पर पूजा नहीं होती है। यह ऐसा एक शिव का मंदिर है, जहाँ पर पूजा नहीं होती है। अब ये पूजा क्यों नहीं होती, क्या नहीं होती, जो मैं आपको आर्ट एंड कल्चर की जो सीरीज़ ला रहा हूँ, उसमें हम चर्चा करेंगे, ठीक है? क्योंकि मंदिर को मैंने वहीं रखा है, तब हम वहाँ देखेंगे, राइट? फिलहाल इतना याद रखेंगे, एक हथिया देवल जो मंदिर है, जो शिव को समर्पित है, वहाँ पर पूजा आराधना नहीं होती है, राइट? अब देखेंगे देवस्थल जो पिथौरागढ़ जनपद में है और नकुलेश्वर और कासनी और मरसौली जो है मंदिर, यहाँ पर ये जो मंदिर आपको दिख रहे हैं, जो मैंने आपको बताया देवस्थल, नकुलेश्वर, कासनी, मरसौली, यहाँ पर जो भी मंदिर हैं, ये ज्ञानचंद और उनके जो पिता हैं उद्योग चंद के द्वारा बनाए गए हैं, राइट? और इसकी जो लोकेशन है, ये कहाँ पर मंदिर कहाँ स्थित है, ये हम ज्योग्राफी जो पढ़ेंगे उत्तराखंड की वहाँ चर्चा करेंगे। और ऑब्वियसली जो हमारी इसकी मंदिर की जो शैली है, उसके बारे में हम जो हमारी आर्ट एंड कल्चर वाली सीरीज़ है, उस पे चर्चा करेंगे, राइट? तो मुझे उम्मीद है ये डेटा आपको पसंद आया होगा क्योंकि यहाँ पर हमने देखा कि हमने उद्योग चंद और जो ज्ञानचंद है, उसके बारे में देखा और ज्ञानचंद यहाँ पर उद्योग चंद के पुत्र हैं। ये वाले ज्ञानचंद नहीं हैं जो फिरोज़ शाह तुगलक के समकालीन हैं और जो फिरोज़ शाह तुगलक के समकालीन हैं, उनको कहीं न कहीं हम गरुड़ ज्ञानचंद कहते हैं क्योंकि गरुड़ की उपाधि देने वाला था फिरोज़ शाह तुगलक। तो यहीं से ये सेशन मैं एंड करने जा रहा हूँ और मुझे उम्मीद है ये सेशन आपको पसंद आ रहे होंगे। पसंद आ रहे हैं तो कमेंट करिए, शेयर करिए और यहीं से मैं एंड करता हूँ। जय हिंद गाइस।